उधर आप बीजेपी को देखिए कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का इतना सियासी ड्रामा चल रहा था, फिर भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से बात की। फडणवीस कल खुद जाकर शिंदे से मिले और आखिर में शिंदे को मना भी लिया। कई दिनों के सस्पेंस को खत्म करते हुए आज एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए। देवेंद्र फडणवीस को अपना सीएम मान लिया, राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। यानी यहां इंडिया अलायंस में नहीं बन रही, और वहां आप महायुति में देखिए कि सब सेट हो गया मामला। आप एकनाथ शिंदे की 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। कुछ दिन पहले जब वो अमित शाह से दिल्ली में मिले थे तो चेहरा एकदम लटक गया था। आज जब वो अपने सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो हंसी ठट्ठा चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल जो है वही बता रहा था कि महाराष्ट्र में मामला सेट है। एक बार देखिए महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कैसे हंसी मजाक हुआ है। ये वीडियो दिन का सबसे हिट वीडियो बन गया, खूब वायरल हो रहा है। उसके बाद आगे की बात बताता हूं। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। यानी हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, लाइट मूड में बातें हो रही हैं। और ऐसे दौर में जब इंडी गठबंधन के नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उस गठबंधन के दौर में सहयोगियों का यूं हंसी मजाक करना भी कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने यह कहकर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि वो कल शपथ लेंगे या नहीं, ये बाद में क्लियर होगा। लेकिन शिवसेना सूत्रों से खबर है कि एकनाथ शिंदे भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी आज शाम को एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पर गए। दोनों के बीच करीब 45 मिनट बातचीत भी हुई है। हालांकि अब सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर तो बात क्लियर है, इसलिए बहुत संभव है कि यह मुलाकात मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर हुई। आप यह भी देखिए कि आज जब महायुति की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तीनों नेताओं ने एक लाइन पर चलते हुए एकदम क्लियर कर दिया कि 5 साल यह सरकार आराम से चलेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि उनका सीएम बनना तो एक टेक्निकल अरेंजमेंट है, वो शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर काम करेंगे। अजीत पवार ने भरोसा दिया कि 5 साल स्थिर सरकार चलेगी, कोई विधायक किसी पार्टी से नहीं भागेगा। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि हम एक टीम की तरह काम करेंगे। महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने जा रही है। कल शाम को वो मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह के भव्य होने की भी जानकारी है। कल का दिन देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत खास है। उन्होंने इस पद के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। 2019 में भी वो सीएम बनते बनते रह गए थे, उनके साथ खेला हो गया था। तब कई लोगों ने फडणवीस का खूब मजाक बनाया था, लेकिन तब उन्होंने विधानसभा में अपने विरोधियों को कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। उनका यह पुराना बयान आज बड़ा वायरल हो रहा है। सुनिए एक बार। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और वाकई ऐसा समंदर लौटा जिसने बड़े बड़ों को अपने साथ बहा कर ले गया। तो ये महाराष्ट्र में जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है, वो आपको बताया। लेकिन अब हिस्ट्री का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर खोलता हूं। पाठशाला में अब अगली क्लास, इंदिरा गांधी का एक फोन और 170 करोड़ रुपए। संसद में नागरवाला बैंकिंग फ्रॉड, इसकी गूंज सुनाई दी है। इसकी सच्चाई क्या है? इंदिरा गांधी के जमाने में पीएमओ से फोन पर बैंक लोन दे देते थे क्या? संबित पात्रा ने जो आरोप लगाया उसका सच क्या है? हिस्ट्री का ये चैप्टर देखिए। बॉस, एक दौर था जब इस देश में ऐसी फोन बैंकिंग चलती थी कि जिसके अच्छे कनेक्शन होते थे उसको करोड़ों का लोन मिल जाता था। बस एक फोन करवा दीजिए, बैंक अपना खजाना खोल देता था। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोल चुके हैं बॉस कि ऐसा जमाना इस देश ने देखा है। और फिर चाहे वो लोन वापस आए या ना आए, इसकी किसी को परवाह नहीं होती थी। इसी सिस्टम ने तो बैंकों का बेड़ा गर्क कर दिया था और गले तक एनपीए में देश डूब गया था। यह सब बंद कराया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को टाइट किया, पेंच कसने शुरू किए। यह सब जो फोन बैंकिंग चलती थी सब बंद करवाया। लाखों करोड़ रुपए जो एनपीए हो गए थे वो देश के वापस लौटे। और आज जब यही लोग नरेंद्र मोदी को बात बात में कोसते हैं, कभी एनपीए की बात करते हैं, कभी बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो लोगों को पुराने जमाने के किस्से भी याद आ जाते हैं, जिन्हें एक तरह से लोगों की याददाश्त से गायब ही कर दिया गया।
ऐसा ही एक किस्सा इंदिरा गांधी से जुड़ा है, जिसके बारे में कुछ बातें संसद के इसी सत्र में उठ गईं, जिसके बाद से बहुत बवाल मचा हुआ है। इंदिरा गांधी के इस किस्से को लेकर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने संसद में क्या बताया, इंदिरा गांधी का फोन कॉल, 170 करोड़ रुपए, नागरवाला बैंकिंग फ्रॉड, क्या है ये पूरी कहानी, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले संबित पात्रा को सुनिए। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नागरवाला केस जरूर पढ़ें। नागा हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone उठाया Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा। इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। संबित पात्रा ने इंदिरा गांधी से जुड़ी जो बात बताई और जो आरोप लगाए, उन आरोपों पर हिस्ट्री का पूरा चैप्टर आज पाठशाला में खोल रहा हूं। इंदिरा गांधी के जमाने के जिस नागरवाला बैंकिंग स्कैंडल की आज बात हो रही है, वो दरअसल 1971 का मामला है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और देश पर एक छत्र कांग्रेस का राज था। 1971 में ही एक घटना ऐसी हुई जिसने उस वक्त पूरे देश में हलचल मचा दी, सनसनी फैला। यह घटना थी एक बैंक से इंदिरा गांधी का नाम लेकर 60 लाख रुपए की रकम निकाल लेने का। उस वक्त 60 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती थी। यह 60 लाख रुपए आज की डेट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 170 करोड़ रुपए होते हैं। यानी आज की डेट में आपसे कोई कहे कि प्रधानमंत्री का फोन आया और बैंक से कहा गया कि 170 करोड़ रुपए दे दो, वैसी स्थिति 1971 में हुई थी। और ये 170 करोड़ रुपए एक बैंक से कैसे निकाल लिए गए, इस स्कैंडल के बारे में किताबें तक छप चुकी है। ऐसी ही एक किताब, द स्कैम दैट शूक अ नेशन, द नागरवाला स्कैंडल में बताया क्या गया है, वो सुनिए आज। इस किताब में कहा गया कि 24 मई 1971 को सुबह 11:45 के करीब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच में एक फोन आता है। यह फोन उस वक्त बैंक के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा के पास आया। फोन पर बोल रहे शख्स ने खुद को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सचिव पीएन हक्सर बताया। यह किताब में लिखा है। और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में एक सीक्रेट मिशन के लिए 60 लाख रुपए डिलीवर करने के लिए कह दिया। उस वक्त बांग्लादेश युद्ध चल रहा था। चीफ कैशियर मल्होत्रा ये सुने कि 60 लाख रुपया, तो उनके होश उड़ गए, थोड़ा परेशान हो गए। तभी सामने वाले शख्स ने कहा कि लीजिए, प्रधानमंत्री से ही बात कर लीजिए। इसके बाद फोन पर आवाज आई कि मैं भारत की प्रधानमंत्री बोल रही हूं और जैसा कि मेरे सचिव ने अभी तुम्हें बताया कि बांग्लादेश में एक सीक्रेट काम के लिए 60 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है, उसका तुरंत इंतजाम कीजिए। आगे फोन पर कहा गया कि पैसे को हक्सर की बताई जगह पर भेज दो, जहां पैसे कलेक्ट करने के लिए एक आदमी मिलेगा। इसी फोन कॉल का जिक्र अभी संबित पात्रा कर रहे थे। यह इंदिरा गांधी का फोन कॉल था। जब चीफ कैशियर मल्होत्रा ने पूछा कि वो उस आदमी को कैसे पहचानेंगे भाई जिसको 60 लाख रुपए देने हैं, जो आज की डेट में 170 करोड़ रुपए हैं, तो सामने से आवाज आई कि वो शख्स कोडवर्ड में बात करेगा। चीफ कैशियर को बताया गया कि पैसा लेने आया शख्स उन्हें बांग्लादेश का बाबू कहेगा, जिसके जवाब में उन्हें बार एट लॉ कहना होगा। जैसा फिल्मों में नहीं होता कि कोडवर्ड में बात हुई, पैसा दे दिए। इसके बाद यह रकम उस शख्स के हवाले करनी है। चीफ कैशियर से 60 लाख रुपए की डिलीवरी के बाद पीएमओ से प्रधानमंत्री कार्यालय में आकर रसीद लेने के लिए भी कहा गया और इसके बाद फोन कट गया। इसके बाद चीफ कैशियर 60 लाख रुपए लेकर उस आदमी को देने गया, जिस आदमी को पैसे देने के लिए इंदिरा गांधी के नाम पर फोन आया था। लेकिन जब 60 लाख रुपए की डिलीवरी के बाद एसबीआई के चीफ कैशियर रसीद लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे, तो वहां हो गया खेला। उन्हें बताया गया कि ना तो पीएम ने और ना ही उनके सचिव ने इस तरह का कोई निर्देश दिया है। जैसे ही कैशियर को पता चला कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने तो ऐसा कोई निर्देश ही नहीं दिया, तो कैशियर को लगा कि मैं तो ठगा गया, ये क्या हुआ बॉस।
क्योंकि 60 लाख रुपए तो वो डिलीवर कर चुके थे। अब किया जाए? तो कैशियर ने अपने अधिकारियों से बात करने के बाद तुरंत पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस भी एक्शन में आ गई। तत्कालीन डीएसपी डीके कश्यप की लीडरशिप में मामले की जांच के लिए एक टीम बना दी गई। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन तूफान। और आप भी सुनिए कितनी तूफान की गति से काम हुआ। पुलिस ने सबसे पहले उस टैक्सी को खोजना शुरू किया जिसमें पैसे लेने वाला शख्स बैठा था। टैक्सी वाले ने पुलिस को बताया कि वो आदमी पूरा पैसा एक सूटकेस में डालकर पुरानी दिल्ली की तरफ गया है। उतरते हुए उसने टैक्सी वाले को 500 रुपए भी दिए। इस तरह पूछताछ करते हुए रात को करीब 9:45 बजे पुलिस ने दिल्ली गेट के पास एक धर्मशाला से रुस्तम सोहराब नागरवाला नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नागरवाला के पास से करीब 6,000 के अलावा बाकी रकम भी बरामद करने का दावा ठोक दिया। आपको साल 1971 की यह तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें पुलिस वाले नागरवाला से बरामद कैश को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, उसमें आपको कैश नजर आ रहा है, पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और यही वो 60 लाख रुपया है जो पुलिस वाले गिन रहे हैं जिन्हें बरामद किया गया था। अब आप कहेंगे बॉस इसमें स्कैंडल क्या हुआ? जब पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को पकड़ ही लिया, पैसा रिकवर हो ही गया, तो स्कैंडल की बात क्यों आ रही? लेकिन स्कैंडल का आरोप इसलिए लगा क्योंकि इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस केस के 53 साल बाद आज तक किसी को नहीं पता। जांच पर ऊपर से नीचे तक सवाल ही सवाल है। ये सवाल क्या है आगे आपको बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि 60 लाख रुपए लेने वाले आरोपी नागरवाला को जब पकड़ा गया तो उसके बाद क्या हुआ।